नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज स्पेशल्स करते हैं और स्पेशल में हम जानने के प्रयास करेंगे बीएसई की जो स्टॉक है उसके बारे में। जो आपको बीएसई एक इंडिकेशन देता है हमेशा मार्केट को लेकर के। जो ये इंडेक्सेशन है, ये सेंसेक्स है और ये ग्रो लेवल की को दर्शाती है जो कि नेशनल लेवल पर। और जो एनएससी है वो एनएससी है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि सबसे पुरानी एक्सचेंज में काउंट किया जाता है इसको। बाकी तो बाद में ढेर सारा एक्सचेंज खुला मार्केट में, लेकिन वो सस्टेन नहीं, बाकी से उसको नेशनलाइज नहीं किया गया। केवल इंडिया में कुछ ही चुनिंदे स्टॉक एक्सचेंज को जो कि नेशनलाइज किया गया। और एक बार मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, क्या सर हम भी इस तरह के बिजनेस कर सकते हैं क्या, जो कि स्टॉक एक्सचेंज करता है, हम भी कुछ इंडेक्सेशन चला। दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए ढेर सारा अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज खुला था। चाहे वो दिल्ली हो या बंगाल हो, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था। और ऐसे ही मतलब हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज थी पहले। और उसको नेशनलाइज नहीं किया गया, उस पर ट्रेडिंग नहीं होती, जब आप लिस्टिंग करा सकते थे अपनी कंपनियों के, जिसमें नियरली ये निकल के आती थी करीब 5,000 6,000 के आसपास की टोटल लिस्टिंग कंपनी हो गई। बाद में कंप्लायंस का इशू होने लगा, क्योंकि वो नेशनलाइज था नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था। एक्सचेंज तो खुल गई थी, लेकिन ओवरऑल दो मेन जो कि इक्विटी में कामकाज करने वाली और कुछ स्टॉक और भी खुली, जैसे कि एमसीएक्स हुआ, एनसीडीएक्स हुआ, और भी कुछ एक्सचेंज खुली तो मार्केट में, लेकिन वो सब मार्केट में कामकाज करती नजर आती है। आज हम जानने वाले हैं बीएसई के बारे में, जो कि आपको इंडिकेशन देता है मार्केट को लेकर के। इनके पास यदि इंडेक्सेशन देखेंगे तो इंडेक्सेशन के पार्ट में इनके पास ढेर सारा इंडेक्सेशन है। और हम इंडेक्सेशन के पार्ट पे आज चलने का प्रयास करेंगे, जिसका इंडिकेशन क्या कहती है। और इंडिकेशन में देखा जाए इनके पास ढेर सारा इंडेक्सेशन है। मैंने एक बार स्टडी किया था अब इलेक्शन वाले रिजल्ट के दिन, इतना सारा इंडेक्सेशन हमने कंपेयर करके देखा था, किसका क्या परफॉर्मेंस लेवल है, कैसे परफॉर्मेंस करती है, किसका कौन सा बकेट में रखा गया है। तो इनमें ढेर सारे इंडेक्सेशन की पार्ट्स है, तो आज इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बीएसई जो कि एनएससी पे लिस्टेड है, पहले एक प्रोविजन था जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है वो दूसरे के वो लिस्टेड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में प्रोविजन चेंज हुआ, और जब पैसे की बीएसई की जरूरत पड़ी, पैसे की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी, मार्केट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और उसको अपनी बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। चाहे उनकी जो भी जरूरतें जरूरतें थी, जो आईटी से रिलेटेड हो या एक्सचेंज में और भी फंड की जरूरत हो, जो कि उनकी कामकाज में हेल्प करे, उसके लिए उन्होंने पब्लिक इशू लेके आए। पब्लिक इशू भी अच्छा खासा पब्लिक इशू था, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज। और इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बीएसई का। अब बीएसई की जो स्टॉक प्राइस है वो नियरली करीब 2544 के आसपास के ट्रेड हो रही थी मार्केट में। और इसके पीछे भी बुक वैल्यू की चर्चा करेंगे, बुक वैल्यू के साथ साथ सारा इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, जैसे हम अदर में चेक करने का प्रयास करते हैं। और बीएसई बेसिकली एनएससी पे लिस्टेड है, तो ये एक एक्सेप्शनल है जो एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है। हाँ, एनएससी के एक प्लान्स लिस्टेड है, कहाँ पे, शायद सिंगापुर में लिस्टेड है। जो कि इनका एक सेंसेक्स आती है वहाँ पे सिंगापुर में। और इनकी और भी कहीं कहीं भी इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है, लेकिन इंडिया में ये लिस्टेड नहीं है। तो एनएससी की चर्चा कर रहे हैं, बीएससी की चर्चा कर रहे हैं एनएससी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या निकल के आती है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, मार्केट कैप के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में चलते हैं। बुक वैल्यू कितनी की है इनकी, बुक वैल्यू है बीएससी की केवल केवल 244 रुपये के आसपास। और इसकी बेसिस पे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 10 टाइम्स इंक्रीज, अर्थात 2500 रुपये का इसका शेयर मार्केट में बिक 2500 2550 का बिकता नजर आता है। प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोमोटर्स है ही नहीं, क्योंकि ये जो कंपनी बनी बीएससी, ये इसमें सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो उनको रन करती नजर आती है, बड़ी बड़ी रोल में है। और उसका भी चर्चा करेंगे, इसका स्टॉक में शेयर होल्डिंग की चर्चा करने वाले हैं। इसका कोई क्या कहते हैं, कोई लॉन डिवेंचर और डेट सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी क्या आती है, 563 रुपये क्या। और इसमें करंट रेशियो की तरफ एक नज़र डालें तो करंट रेशियो 19 के आसपास आती है। इन ईपीएस की बात करें तो 57 के आसपास आती है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पी की तरफ। इंडस्ट्री पी कितना है, 53। और स्टॉक की पी कितना है, 75। क्योंकि इसका भी पीयर्स कंपनी निकल के आती है ना, पीयर्स की चर्चा करेंगे आगे चल करके, इसके पीयर्स में कौन आता है।
बीएससीए की भी पीएस में को तो कुछ ना कुछ कंपनी आती होगी, या अकेला ही कंपनी है? एक्सचेंज में तो और भी सारी कंपनियां हैं। अब आते हैं इसकी फेस वैल्यू। उस फेस वैल्यू से पहले आरओसी की बात। आरओसी 19.2, आरओई 15.2। नंबर ऑफ शेयर पता है कितना है? 13 करोड़, 13.5 करोड़ के आसपास इसका नंबर ऑफ शेयर। फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपये का। और डिविडेंड कितना दे पे है? डिविडेंड है 0.50। मार्केट क्या बहुत बड़ा है, क्योंकि इनका अब इस करंट प्राइस को हम नंबर ऑफ शेयर से करते हैं मल्टीप्लाई, तो निकल के आता है क्या? मार्केट कैप। समझ में आ गया? अब चलते हैं थोड़ी सी पार्ट्स को लेकर के, जो कि सबसे पुरानी अब एक्सचेंज है, उसके बारे में थोड़ा सा पार्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो है, इट इज बीएससी कहते हैं, इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द दलाल स्ट्रीट्स इन द मुंबई। द कंपनी फैसिलिटेट a मार्केट फॉर द ट्रेडिंग इन द इक्विटी, करेंसीज, डेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव एंड द म्यूचुअल फंड्स। अर्थात इन सभी चीज़ों को ट्रेडिंग में डाम अर्थात प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, खुद बेचती नहीं है, प्लेटफॉर्म बना के दिया है इसका। अर्थात बीएससी एनएससी के प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेडिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग के लिए क्या करते हैं? अमेजन को यूज करते हैं, या फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं, या और भी मीशो है, ढेर सारा शॉपिंग ऐप है, जोमेटो है, जैसे आप बुकिंग के लिए करते हैं, जहाँ पे फिर IRCTC जगह डेल टिकटिंग है। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ एक एक्सचेंज है जहाँ पे क्या बुक होती है? इक्विटी ट्रेडिंग होती है, मार्केट ट्रेडिंग होती है। चाहे गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटी को ट्रेडिंग करना चाहे तो यहीं से ट्रेडिंग करती है, बेचती है। अब इसके बारे में एक नज़र और डालते हैं और बीएससी के अबाउट में जाके चलते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं अबाउट क्या है, बीएससी के बारे में है क्या। अब बीएससी, ये तो इंडेक्सेशन के रेट थी। अब बीएससी कहती है एशिया जो फर्स्ट एक्सचेंज, ये एशिया जो है अपने एशिया पैसिफिक, एशिया की फर्स्ट एक्सचेंज एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बीएससी इज इंडियाज लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप्स, और ये लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है। इसकी माइलस्टोन की तरफ चढ़े, हिस्ट्री की तरफ देखें तो हिस्ट्री इनका ऐसा निकल के आता था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज था, पहले एक एसोसिएशन था, जो नेटिव्स शेयर स्टॉक्स ब्रोकर एसोसिएशन, बाद में इसको बम्बई किया गया। फ्रॉम द स्टार्टिंग अंडर द बनिया बनियाज ट्री to becoming the fastest exchange in the world, BSE has the cross many milestone in the 143 years जर्नी। 143 साल इस कंपनी की हुई, इस एक्सचेंज की हुई। उसकी स्टोरी, अवार्ड्स एंड रिवार्ड की बात करते हैं, विंटेज सर्टिफिकेट की बात करती है, जहाँ पे इनके पास सर्टिफिकेट की बात करती है। इसके बाद रूल्स बाय लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज की बात करती है, जहाँ पे इसके लिए क्या हुआ था? बाय लॉ एंड रेगुलेशन बनी थी बाय द एक्सचेंज। द बीएसई कॉर्पोरेशन एंड द डीमोनेटाइजेशन स्कीम 2005 में आई थी। उसके बाद इनके पास मीडिया रिलीज, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा और पार्ट्स लेकर के हम एक्सचेंज की तरफ, और इनके पास क्या मिला, इनको अवार्ड्स वगैरह मिला हुआ है। जैसे उन्होंने क्या किया, बीएसई हैज़ द वन मेनी एक्सलेटेड एंड द रिकॉग्निशन द रिवार्ड्स इन द, कहाँ से? फिनटेक इज अवार्ड्स, CNBC टीवी से मिला इनको नेक्स्ट जनरेशन अवार्ड, और बाकी सारा डेटा सेंटर एक्सेलेंस का अवार्ड मिला, डेटा सेंटर भी कामकाज करती है। IT जेन्यून अवार्ड मिला 2017 में। सोशल मीडिया एनालिस्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मिला इनको पास, जो कि अवार्ड मिला 2017 में। और इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन को और देखा जाए एक्सचेंज के बारे में, तो क्या कहती है? एक्सचेंज कहती है बीएसई एज अ फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया रीजन इन 1875। 1875 में एक एक्सचेंज बनी थी, फर्स्ट इन द कंट्री इन द ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। उस टाइम पे, अभी आजकल जो सेबी है ना, सेबी उसका पहले रूल जो लॉ था वो था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। has had the interesting and the rise in the prominence over the past 143 years. The journey of the BSE is the careful and the interesting as the history of the India's security market. Flowing are the sum of the key मेंस, जो कि माइलस्टोन एंड अचीवमेंट की बात करती नजर आती है इसकी कंपनी की डेटाबेस। तो कहती है ये कंपनी
वाइट पेपर ऑन द BSE SME आया था, फिर अटेंशन इन्वेस्टर के पार्ट में आया था। ढेर सारे के माइलस्टोन अवार्ड की बात करते हैं। आज हम इसके स्टॉक की बात करने वाले हैं, जो खुद इंडेक्सेशन दिखाता है, जो आज के डेट में दिखाता है 78,000 का इंडेक्सेशन है मार्केट में सेंसेक्स का, और ढेर सारे इनके पास इंडेक्सेशन है। इसकी खुद की जो परफॉर्मेंस रही वो कितना है, 2544 के आसपास ट्रेड करती है NSE के। अब इसमें क्या डेटा है उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। इनकी डेटा की तरफ ध्यान दें तो ध्यान ये निकल के आती है, जो हम इसकी चार्ट की भी चर्चा करेंगे, साथ में हिस्टोरिकल डेटा और बाकी सारे चीज़ को लेने का प्रयास करेंगे। अब इसका भी देखा जाए तो क्या कहती है, कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिकेशन 21 तारीख को दिया था, 26 को इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी इसके लिए, जो आज का टाइम इसमें था। लेटेस्ट अपडेट में देखा जाए तो इनमें क्या अपडेट था, अपडेट की तरफ एक नज़र डालते हैं। इसके साथ कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखेंगे। डिविडेंड दिया था उन्होंने 14 जून को, कितना, इसके बाद बायबैक किया था 14 सितंबर 2023 को, फिर बोर्ड मीटिंग थी इसके पास। सिक्योरिटीज स्टेटस यहाँ पे ये निकल के आती है। और उससे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें किसके बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में, तो आखिर क्या हुआ इसमें। BSE लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट द शेड्यूल ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग जो हुआ था, मीटिंग में क्या क्या निकल के आया उसके बारे में एक नज़र डालते हैं, जो कि आज का मीटिंग था लेटेस्ट अपडेट के थ्रू। तो BSE ने कहा NSE को, लिस्टिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है जो शेड्यूल ऑफ द मीटिंग हमने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग रखा था, कहाँ पे रखने वाला हूँ, रखा नहीं, रखने वाला हूँ कहाँ पे, एज द मंडे 1 जुलाई को बंधन AMC लिमिटेड, और इन्वेस्टर मीटिंग ऑनलाइन मुंबई में होगा, और इसके साथ एक मीटिंग रखने वाली है बंधन AMC लिमिटेड के साथ। ये एक अपडेट था। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसमें 21 तारीख को अपडेट आया था, सप्ले अपडेट आया था, सप्ले अपडेट मतलब अपडेट चलती रहती है कंपनी के थ्रू। दोबारा चलते हैं इसमें, क्योंकि ये बाद में सर लगता है कुछ इशू आ गया BSE की तरफ। तो BSE के बाद डेटा में देखा जाए, इसकी हम वैसे भी चार्ट को लेके आए थे आपके पास। चार्ट में क्या निकल के आती थी, जहाँ पे इसका हिस्टोरिकल डेटा की यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे कंप्लीटली डेटा नहीं आती, 23 तक का डेटा आती है, ये जो कि इसका बीटा वर्जन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनके जो बीटा वर्जन ये चलाते हैं उनके, क्या आप अपडेट करो इसको, यदि मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि यदि वहाँ पे अपडेटेड है तो यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्यों अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एक, यदि आपकी वेबसाइट चल रही है तो इसको एनालिसिस पर्पज़ के लिए या स्टडी पर्पज़ के लिए तो अपडेटेड होना चाहिए ना। अब चलते हैं इसकी तरफ, जहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो हम चर्चा करेंगे, तो 100% पब्लिक है, और पब्लिक में क्या निकल के आते हैं उसको चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी इसका प्रोमोटर्स हैंड नहीं है। अब इसमें कुछ और चीज़ों को बात करें तो वो क्या निकल के आती है, डिविडेंड्स पेड 15 रुपये के, कितना डिविडेंड दिया था इसने कंपनी ने, नियरली देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने डिविडेंड का पार्ट दिया था, कितने का, 15 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। और उससे पहले बाय बैक किया था 2023 में, और बोर्ड मीटिंग की बात हमने कर लिया, और आती है एनुअल रिपोर्ट की तरफ और अनाउंसमेंट की तरफ हमने देख लिया। और कॉर्पोरेट एक्शन में देखा जाए, और कॉर्पोरेट एक्शन में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है, पिछले एक सप्ताह में क्या क्या निकल के आई थी। यहाँ पे एक मीटिंग की बात की थी, कॉपी ऑफ न्यूज पब्लिकेशन की बात करती है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी। अब आते हैं इसके चार्ट के, और चार्ट में चलते हैं, और चार्ट यहाँ पे हमने इसकी चार्ट हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ है, इस चार्ट की चार्ट हमने ले रखा है। चार्ट इसका क्या दर्शाता है, इसकी चार्ट ये दर्शाती है जो लगातार स्टॉक में देखेंगे लगातार एक जंप नजर आती है, और ये एक कप फिगर की साइड में निकल के आती है, एक कप बनती हुई साइड निकल के आती है इसको। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे मार्केट एक अच्छी सी चढ़ने के बाद थोड़ा सा गिरावट प्रेशर में चलती नजर आई, अर्थात यहाँ डिविडेंड के बाद बिकवाली का प्रेशर था, और बिकवाली का प्रेशर के बाद दोबारा क्या करता है, स्टॉक सस्टेन करते नजर, अर्थात एक स्टेबल नजर आती है, अर्थात यहाँ भी स्टेबल था, थोड़ा सा जंप किया था, और स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है की स्टॉक्स। और इसके बारे में परसेंटेज की चर्चा करेंगे, कितनी परसेंटेज की ग्रो हो रखी है आज तक में डेटा में, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसकी हिस्टोरिकल डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं, और उससे क्या निकल के आते हैं इसमें। हिस्टोरिकल डेटा को हम एक साल में देखें तो क्या, ये इसका 14 जून का डेटा था, जहाँ पे इसके बाद इनके सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे कब हाई हुआ, कब लो हुआ, किस डेट में हुआ, और इसके लिए हमने चार्ट लिया था यहाँ पे इसकी
चार्ट में हमने समझने का प्रयास करेंगे उसका क्या है स्टॉक में, जो कभी लिस्टिंग के बाद लगातार देखने को मिली, लगातार कहाँ तक उसकी प्राइस नियरली कितना 300 उनचालीस 40 के आसपास से चलता है स्टॉक, कितना तक आया। और एक तरफ एक कंपनी के सर्च चेक करेंगे कि एक कंपनी एक वेबसाइट्स है जो वेबसाइट्स पे दिखाता है लिस्टिंग वाला, उसमें समझने का प्रयास करेंगे लिस्टिंग हुई थी इसका तो लिस्टिंग की प्राइस क्या थी। और वैसे देखा जहाँ पे हम बीएससी की लिस्टिंग की चर्चा करें एक बार, तो चर्चा में क्या निकल के आता है, निकल के आता है बीएससी पे चर्चा करें तो बीएससी का फिलहाल यहाँ पे लिस्टिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। हम वैसे गूगल में सर्च करते हैं बीएससी लिस्टिंग प्राइस इन एनएसई, लिस्टिंग प्राइस क्या था इसके बारे में देखा तो यह क्या निकल के आती थी, यहाँ पे देखने को आई स्टॉक में, ये गूगल की फाइनेंस के टीम से फाइनेंस से आती है। इसमें जो डेटा निकल के आई वो डेटा हम 5 साल के डेटा को लें तो 190 के आसपास की प्राइस थी, लेकिन लिस्टिंग कितना पे हुआ था इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। स्टॉक इज़ द बीएससी शेयर प्राइस टुडे, और आज की प्राइस की बात कर रही है, लिस्टिंग फीस की बात कर रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आती तो मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल समझ पाता। यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करती कंपनी के बारे में जहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिसंबर 23 और सितंबर जून जून तक का डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे भी डेटा अवेलेबल नहीं दिख रही है कंप्लीट एज ऑन डेट के हिसाब से, इसको हम समझेंगे यहाँ से। और वहाँ पे पहले ऑनरशिप की तरफ ध्यान दें, ऑनरशिप में इनका पास क्या निकल के आती है। ऑनरशिप में यहाँ पे फाइनेंशियल में यहाँ पे तो गड़बड़ दिख रही है क्योंकि डेटा अपडेटेड नहीं है। फाइनेंशियल में इनके पास जो शेयर होल्डर है वो क्या दिखती है, शेयर होल्डर में कौन है, शेयर होल्डर कहती है पब्लिक शेयर होल्डिंग 100%, और 100% में क्या निकल के आती है इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे 33%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल है कितना पे 66% की होल्डिंग। अब इसमें इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या निकल के आता है, इंस्टीट्यूशन में कौन है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह का नाम आता है, जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे किसका नाम आता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे नाम ये निकल के आती है म्यूचुअल फंड्स कंपनी 10% की होल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है होल्डिंग्स, इंश्योरेंस कंपनी करीब 3.48, और एक फॉरेन पोर्टफोलियो मेरे इन्वेस्टर भी हैं यहाँ पे। और नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर क्या निकल के आती है, जहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट और अदर सारी चीज़ें निकल के आती है, जहाँ पे इंडिविजुअल की तरफ चलते हैं सिरे सिरे, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल एम्प्लॉय ट्रस्ट, और अदर्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इसके बाद कुछ और नॉन इंस्टीट्यूशन की तरफ। और अदर में क्या निकल के आता है, अदर में कुछ है नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इज अप टू 2 लाख, उनके पास 2 लाख की पोजीशन है, उनके पास सबसे ज़्यादा पोजीशन है यहाँ पे, करीब करीब 42% जो होल्डिंग है वो किसके पास है, रिटेल के पास, जिनके पास 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है। और इंडिविजुअल जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है उनके पास पोजीशन कितने हैं 7% के आसपास। ये है बेसिकली कंप्लीटली रिटेल्स, कंप्लीटली रिटेल में ये काम काज देखती हैं, और जहाँ पे 42% की होल्डिंग देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ कंपनी में और इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देंगे। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स को लें, क्वार्टरली रिजल्ट को तरफ देखा जाए। इसकी कंपनी की खुद की रिवेन्यू मॉडल जो कि लिस्टिंग से और बाकी सारी चीज़ों से आती है। आजकल तो ये ग्रुप्स बन चुकी है जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर देखेंगे ढेर सारा ग्रुप्स इनके पास सेमिनार्स वगैरह कराती रहती है, स्टॉक मार्केट की कोर्स कराती है, एमबीए वगैरह कराती है। यहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो उनके पास एमबीए वगैरह कराती है जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड होती है। यहाँ पे देखने को ये आए जो कि 21 में 165 करोड़ था, वो कहाँ पे 24 में 545 करोड़ होती है, अर्थात कितनी की बड़ी जंप। और ये सबसे टॉप पे अभी कामकाज करती है क्वार्टर। ऐसे ही इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तरफ ध्यान दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टर में गिरा 28% के आसपास, लेकिन ओवरऑल इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इंक्रीज हमेशा नियरली 30% के एवरेज देखा जा सकता है। इसके बाद की चर्चा करें तो प्रॉफिट 107 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, और पूरे के पूरे देखा जाए ईयरली बेसिस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 440 करोड़ का बनाया कंपनी ने। कहाँ पे, इसकी क्वार्टर थी जून 23 में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया इनके पास। और यदि यदि यही संकेत मिलता है तो अभी इस साल में जून में फिर से इंक्रीज करती नजर आएगी।
इसी को डेटा ईयरली डेटा की तरफ ध्यान दिया। ईयरली डेटा क्या कहती है, जो कि 500 करोड़ के आसपास था वो 1500 करोड़ के आसपास उससे ज़्यादा होता है, अर्थात कितना, 300% इंक्रीज, अर्थात 3 टाइम्स, 3 टाइम्स की 3 गुना इंक्रीज करती नजर आती है ईयरली बेसिस में। ऐसे प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने 30% के आसपास जो मार्जिन लिया था, वो इनका करीब करीब 38% के आसपास की इनकी मार्जिन निकल के आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद देखा जाए प्रॉफिट की तरफ, तो प्रॉफिट कितना है, 772 करोड़ का। और इससे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो सबसे पहले सबसे टॉप पे फिलहाल इसी ईयर में कामकाज करती है, और हर साल ये टॉप को नहीं छूती है। अभी इससे पहले देखा है तो इसमें क्या गिरावट हुई थी, 245 करोड़ से 206 करोड़ पे आ गई थी। अब कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और हिला, और वो क्या कहती है, जहाँ पे सेल्स की बात करें, इसकी सेल्स टीम जो कि जहाँ पे लिस्टिंग की बात होती है, वहाँ पे 3 साल में 36% का ग्रोथ लेवल देखने को मिला। टीटीआई में 72% का जंप देखने को मिला। ऐसे ही यदि हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए, तो कंपाउंड प्रॉफिट में इनके पास करीब टीटीआई में 97% का आसपास का ग्रोथ हुआ। स्टॉक प्राइस सीजीआर में पिछले एक साल में 323% का जंप हुआ। और यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं वो भी अच्छी खासी देखने को मिली है। अर्थात इन तीनों के तीनों इंडिकेटर की चर्चा करें तो इन चारों इंडिकेटर में, चारों के चारों हिस्टोरिकल इंडिकेटर इसको फेवरेट फेवरेबल फेवरेबल करती नजर आती है। इसका कोई कुछ रेशियो है जहाँ पे पैसा अटका पड़ा है, 48 दिन में पैसा आता है। इनका भी कोई डेटर्स है जहाँ पे इनको लिस्टिंग पैसा नहीं मिला, इनका भी डेटर्स है 211 करोड़ का, 211 करोड़ का इनका भी डेटर्स है। और कैश फ्लो देखा, कैश फ्लो में क्या नहीं रहा था, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके पास करीब 2842 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखने को नेगेटिव देखने को मिलती है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से थोड़ा सा नेगेटिव 149 करोड़ के आसपास देखने। ओवरऑल नेट कैश फ्लो इनके पास करीब 1628 करोड़ के आसपास का निकल के आते हैं। और इनके पास बैलेंस शीट में जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को चेक करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या निकल के आती है इनके पास, अदर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास 4400 करोड़ के आसपास है। कैश है या बैंक है, बैंक में इनके पास 4000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है। अब इसमें फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान, इन्वेस्टमेंट इनका पार्ट लगातार इनकी इंक्रीज करती नजर आती है। अब देखेंगे तो लगातार इंक्रीज करती नजर आती है इन्वेस्टमेंट की पार्ट। और रिजर्व की तरफ ध्यान दें तो रिजर्व भी इंक्रीज करती हो जाती है, रिजर्व प्रॉफिट के पार्ट से इंक्लूड करते हुए निकल के आती है। अब आते हैं इसकी हम कुछ चार्ट बेसिस में समझने के लिए, और पीएस कंपनी में ही है इसकी, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले चार्ट को समझते हैं, और चार्ट एक साल के चार्ट में क्या 50 डे का डे मार्क कहती है। 50 डे के डे मार्क से हिसाब से कहती है हमारे मार्केट में गिरावट है फिलहाल, और गिरावट में मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होती है, एक साल की चार्ट ये कहती है। और ऐसे ही यदि हम इसको 6 महीने के ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो 6 महीने के ट्रेंडिंग में क्या देखने को मिली है, कि एवरेज प्राइस से गिरावट है, 50 डे के एवरेज प्राइस। और 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला 50 डे के हिसाब से। 200 डे मार्क एक बार देखे करके तो इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसे लेवल से काफ़ी ऊंची स्तर पे कामकाज करती नज़र आती है इसकी परफॉर्मेंस। अब इसके पीयर्स की तरफ एक ध्यान देंगे, और पीयर्स में क्या निकल के आती है। पीयर्स में इनके पास जो हमने कहा था कि इनकी कुछ और भी कंपनियां जैसे MCX है, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज है, केम्स एक्स सर्विसेज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, और केफिन टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये इसमें कामकाज नहीं है, तो वैसे भी RT का कामकाज करती नजर आती है कंपनी। BSE ओवरऑल, BSE और MCX का कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टी में है और ये इक्विटी और डेरिवेटिव करेंसीज के अंदर कामकाज करती है। मार्केट कैप में देखा जाए तो मार्केट कैप सबसे बड़ी इन्हीं की है, क्योंकि 34,000 करोड़ से ज़्यादा का है। उसके बाद इसका निकल के आता है। पी की तरफ ध्यान देता है, पी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिया गया है किसको, मल्टी MCX को। इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम देखने को मिला, और इसके बेसिस पे पीएस में कंपेयर करके देखें तो ये इन सब डेटा निकल के आती है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि वीडियो हमें पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर कंपनी के बारे में थोड़ा सा। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, उसकी तरफ चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। तो हम इसको समझने का प्रयास किया, NSE को और BSE को, दोनों को, जो कि एक पार्ट्स रहा है स्टडी का।
और हमने समझने का प्रयास किया जहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देकर के। और यहाँ पे एक तरह से हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को एग्जैक्ट पता करने की प्रयास करता हूँ, जो बेसिकली इनके पास एग्जैक्ट शेयर होल्डर कौन है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नज़र डालते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ पे निकल के आती है इनका, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द बल्क डेली बैक बाय बैक फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द इन्वेस्टर्स कंप्लेन प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेट। और शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ गया इसका, शेयर ट्रांसफर शेयर होल्डिंग मीटिंग्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ निकल के आती है। ठीक है, उन्होंने इसको क्लिक किया निकल के आएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। 31 मार्च तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है इसका, जो कि पब्लिक के पास 77% देखने को मिलती है, प्रमोटर के पास कुछ है नहीं। टोटल है कितना, करीब करीब 100% के आसपास। अभी 100% की जरा चर्चा करें, 100% में क्या डिक्लेरेशन निकल के आती है 31 मार्च में, जहाँ पे परमिट, जहाँ पे क्या है डिक्लेरेशंस कहती है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कहती है, शेयर होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डर की बात करती है। पब्लिक शेयर होल्डर की क्या बात करती है, जहाँ पे ये सारे के सारे देखने को ना म्यूचुअल फंड की 94 के आसपास निकल के आती कंपनियाँ। इसमें 94 कंपनियों में कौन सी कंपनियाँ हो सकती है उसकी चर्चा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ को एक बार एक नज़र डालते हैं, क्योंकि कौन से ऐसे बड़े हैं। तो यहाँ पे देखने को मिला म्यूचुअल फंड्स के अंदर 94 में देखने को मिला, जहाँ पे 94 में कौन कौन से ऐसे हैं इन्वेस्टर्स। तो देखने को मिला कि इन्वेस्टको इंडिया है, मोतीलाल ओसवाल हैं, एक शेयर लेके बैठे हैं। साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड है, कैनरा रोवर्स वेंचर्स कैपिटल फंड्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। बैंक्स यहाँ पे निकल के आती है यहाँ पे। इसके बाद तो बैंक्स में यहाँ पे दो नाम निकल के आते हैं, यहाँ पे बैंक्स की चर्चा करें दो निकल के आती है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में 44 निकल के आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा एक निकल के आता है टाटा AIG, 1% कोई होल्ड, एक शेयर होल्डर है सर। एक क्या शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। ऐसे सब टोटल 172 के आसपास, 170 के आसपास आती है। और ओवरऑल यहाँ पे देखने को ये सब के सब मिला। इसकी डेटा कैसे हम फाइंड आउट करें, इसको डेटा को समझने का प्रयास करें कि 44 में कौन कौन से ऐसे बिग बुल्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स हैं। और ऐसा कुछ निकल के नहीं आता, तो हमने समझने का प्रयास किया जो जहाँ जो डेटा था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात करते हैं BSE के ऊपर, और BSE की लगातार एक इतने दिनों से चलती हुई रैली में थोड़ा सा गिरावट था, गिरावट के बाद और सस्टेन करती नजर आती है और स्टॉक यहाँ से जंप करती नजर आ सकती है कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।